Hi everyone, good evening to all of you and good evening to all my friends. Students, आप लोगों के काफ़ी सहयोग से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग काफ़ी हद तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 मेरी तरफ से थैंक यू। आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, कल का टॉपिक हमारा क्या था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो कल का जो था हमारा कि अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज उसी का जो सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। यानी डाइपोल के लिए हम 3 केसेस पढ़ते हैं। तो 3 केसेस में हमने पहला पढ़ा कि उसके अक्षीय स्थिति में यानी उसके एक्सियल लाइन पे कहीं कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए थे। आज कहता है कि उस डाइपोल पे यानी उस डाइपोल पे अब एक्सिस पे न होके उसके इक्वाटोरियल पोजीशन पे हो। इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब क्या होता है? जो उसके अक्ष पर न हो। यानी अगर यह द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का अक्ष अब यही होगा, इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। और इसके अक्ष पे न हो तो उसको हम कह देते हैं निरक्षीय स्थिति। तो उसको कहाँ पे किया जाता है? उससे ऊपर किया जाता है। तो अब क्या कहता है, जो हेडिंग हमारा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, यानी निरक्षीय स्थिति को ही हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। और कल अक्षीय स्थिति को हम एक नाम और जानते थे, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो कभी कभी पूछ देता वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब भी अनुदैर्ध्य कहता है तो हमारा क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति, और जब भी अनुप्रस्थ कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति। तो मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, यानी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब क्या कहता है, यानी अब जो है कल हमारा एक्सिस पे था, आज एक्सिस पे नहीं होगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके समझिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब जितना कह दिया जाए उतना ही यह इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यानी एक बात कहा जाए, कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझ लीजिए। तो डेरिवेशन ये कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या कहता है कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया जो किधर से किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर होगा। इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं, इसको पॉइंट बी कह देते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस कहा जाता था वह 2l। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस होती थी वह डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होती है। तो हमने एक डाइपोल बना दिया जो माइनस से प्लस की ओर है और उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2l। अब क्या कहता है, अब चूंकि मुझे इसके एक्सिस पे नहीं चलना, कल हमने एक्सिस पे एक्सप्रेशन निकाला था, आज हम इसके इक्वाटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे। तो अब कहता है इस डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से, यानी मिड पॉइंट का मतलब क्या है? इस डाइपोल का जो आधा होगा वही अर्धक क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से करते हैं। तो अब इस O से इस B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? स्मॉल l हो जाएगा। और फिर O से A के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल l। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l में l जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा, जो इस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को बताती है। तो इतनी बात हम लोग को क्लियर हो गई होगी। अब कहता है हमको कहाँ पे चलना है, या तो उसके अनुप्रस्थ स्थिति में या उसको निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। तो अब कहता है इस डाइपोल के पॉइंट O से या फिर इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, यानी कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस हो गया ये? r। तो r डिस्टेंस पर इसके इक्वाटोरियल पोजीशन पे या इसके अनुप्रस्थ स्थिति में या इसके निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है। यहाँ पे क्या होगा हमारा?
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा, पॉइंट पी, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब कहता है कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस 2l हो गया, और पर चार्जेस से मिड पॉइंट ओ के बीच की डिस्टेंस l हो गई, और मिड पॉइंट ओ से r मीटर की दूरी पर या डिस्टेंस पर इसके इक्वाटोरियल पोजीशन पे या अनुप्रस्थ स्थिति में या फिर निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P ले लिए हैं, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैंग्वेज कैसे लिख देंगे, माना कैपिटल के परावैद्युतांक में एक द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके बाद से माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसके इसके निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये इतना लैंग्वेज हो जाएगा, जैसे जैसे फिगर आप बनाएंगे वैसे वैसे लैंग्वेज लिख लेंगे। कि माना कैपिटल के परावैद्युतांक में एक द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, तथा इन द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से पर आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल l है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्षीय या अनुप्रस्थ या इक्वाटोरियल पॉइंट पर एक पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करनी है। यानी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। क्लियर है। अब कहता है कि अब इस पॉइंट P पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यानी निकालना है, तो अब क्या कहा जाएगा, देखिए अब जैसे कल जब हमने अच्छी स्थिति में पढ़ा था उसके एक्सियल पॉइंट पे, तो पर चार्जेस से उस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकाला गया था कल कि पॉइंट P का डिस्टेंस निकाला गया था माइनस क्यू से और प्लस क्यू से। तो सेम चीज आज भी करेंगे, आज भी हम इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए इस पॉइंट P के बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले देख लिया जाए डिस्टेंस क्या होता है। तो देखो अब जब हम कहेंगे इस माइनस क्यू के लिए इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो कैसे होगा। अब यही डिस्टेंस हमको निकालना है। देखो ये माइनस क्यू के लिए हो गया और यह किसके लिए हो जाएगा, प्लस क्यू के लिए हो जाएगा। तो अब यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और जब कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो देखिए यह एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा, और यह भी एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। यानी कितने एंगल पे दोनों जा रहे हैं, थीटा एंगल पे जा रहे हैं, और इनकी डिस्टेंस कितनी होगी वह कैलकुलेट कर ली जाती है। तो देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो अब इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखते होंगे, एक POB और दूसरा POA, यानी दो ट्रायंगल दिख रहा है और दोनों में देखो बेस और लंबवत घटक हमको दोनों में क्या है पता है। इस ये रेखा इसमें जो PO रेखा है वह दोनों त्रिभुज में क्या है, कामन है। तो जब कामन है यानी जितना इसका मान आएगा उतना ही मान किसका आएगा, इसका भी आएगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। अब इतने में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं इस पर आवेश से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो देखो अब यहां से हम लिखेंगे PBO, तो लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज PBO में
हम एक के लिए निकाल रहे हैं, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, क्योंकि दोनों में देखो ये पीओ रेखा कॉमन है और ये डिस्टेंस भी क्या है हमारा सेम है, तो जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा। तो हम ए का निकालते हैं संपूर्ण त्रिभुज पीबीओ में। तो पीबीओ में क्या निकालना है हमको, इस पीबी रेखा का मान निकालना है। तो पीबी रेखा देखो यह थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यह छोटी रेखा आधार, और जो बड़ी रेखा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब पाइथागोरस के थ्योरम से हम पढ़ते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर निकालना, कर्ण हमारा क्या है पीबी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पीबी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, देखिए लंब का डिस्टेंस हमारा क्या है पीओ है, तो यहाँ लिख देंगे पीओ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बीओ है, तो बीओ का स्क्वायर। क्लियर है। देखो क्या कहा गया है, यह थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और छोटी वाली रेखा आधार होती है, और जो बड़ी रेखा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पढ़ते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देखेंगे इनके मान रखे जाए। तो देखो पीबी का मान हमको निकालना है, तो पीबी स्क्वायर, अब पीओ का मान देखो पीओ, तो पीओ के बीच का डिस्टेंस कितना है आर है, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा आर का स्क्वायर प्लस पी बीओ है, तो बीओ का बीच का डिस्टेंस कितना है एल, तो प्लस कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा ये पीबी स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर, या फिर पीबी बराबर कितना हो जाएगा, अब जब इधर से स्क्वायर हटता है तो सेकेंड वाले पे क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी इस पी ए के बराबर हो जाएगी, यानी जितना मान हमारा पीबी का होगा उतना ही मान किसका होगा पीए का होगा। देख लो यह दोनों में कॉमन है, तो आर इसमें भी आएगा आर इसमें भी आएगा, यहाँ एल है इतनी दूरी, तो इतनी भी दूरी क्या है एल है, तो जो मान इसका वही मान इसका। तो यह जो डिस्टेंस आया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह डिस्टेंस आ गया हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितना आ गया हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी अब माइनस चार्ज के कारण बिंदु P के बीच का जो डिस्टेंस आया है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस क्यू के लिए इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कल जो फिगर हम बनाए थे थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यह माइनस था और यह प्लस था, तो और यह हमारा क्या था इसका एक्सियल पॉइंट P था। तो जब हम माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकाले थे, तो सॉरी जब प्लस चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ था आगे की ओर था उसके, और जब माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे तो वो क्या था इधर एट्रैक्टिव था, यानी यह E2 था। तो यह E2 किसके लिए था माइनस के लिए, और प्लस किसके लिए था E1 के लिए। तो अब सेम चीज यहाँ पे भी किया जाएगा। देखो जब माइनस होगा तो यानी यह जो पॉइंट P है वो अपने से दूर भेजेगा, और प्लस Q भी होगा तब भी अपने से दूर भेजेगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यह प्लस Q है, तो प्लस Q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट P से आगे की ओर होगा। देखो प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जब निकाला गया था इसके आगे की ओर, तो प्लस Q इस पॉइंट P पे निकाला जाएगा तो कहाँ होगा आगे की ओर होगा, यानी यह जो पोजीशन बताएगा यह हमारा किसको बताएगा E1 को, जो किसके लिए है प्लस Q के लिए है। अब फिर हम बात करेंगे माइनस Q के लिए। तो देखो माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, तो अब माइनस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, यानी यह जो होगा यह किसको बताएगा हमारा E2 को बताएगा। किसको बताएगा E2 को। देखो प्लस के लिए आगे हो गया और माइनस के लिए अपनी ओर खींचा, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वही रिजल्टेंट हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल E से कहते हैं। और इसी कैपिटल E का मान हमको क्या करना है
फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो फिगर इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर यह एंगल थीटा है तो ये भी दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, थीटा ही हो जाएंगे। तो अब देखो यह भी एंगल कितने हो गए हमारे, थीटा थीटा हो गए, और यहाँ पे हमारे डाइपोल हो गए। तो अब इतनी फिगर समझने के बाद देखिए फिगर एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने एक डाइपोल माना है ए बी, जिसके चार्जेस हमारे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, और इन डाइपोल के मध्य जो डिस्टेंस है वह 2l है। डाइपोल का जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फिर प्लस क्यू के लिए हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जो कहीं आगे की ओर मिला, और माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकाले तो कहीं उसकी ओर आकर्षित होते हुए निकला, यानी अपनी ओर आ रहा है। देखो यह जा रहा है और यह आ रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कहा है कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस जो आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया गया है। तो इतनी बात हमारी अब क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब इतनी चीजें जब हम समझ लिए, तो अब कल हमने क्या निकाला था, इस माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान और इस प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। तो अब सेम चीज यहाँ पे भी किया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्या कहा गया है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो अब बिंदु P पर हम प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अब देखो क्या आता है, तो प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था हमारा, E1 था। तो अब यहाँ लिख देंगे E1 इज इक्वल टू, तो अब E1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या आया था जब किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो अब देखो Q का मान कितना है, प्लस Q है, तो यहाँ फार्मूला क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान, अब जो दूरी था पॉइंट P से उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस वहाँ R था, और यहाँ पे देखो प्लस Q के लिए इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता है तो टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाए, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान, अब देखो जब अंडर रूट को हटाया जाता है तो पावर कितना होता है, 1/2 आ जाता है। तो देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और टोटल का स्क्वायर कितना था, 2 था। देखो हमने पावर हटाया है तो 1/2 आ गया है, और स्क्वायर था तो हमारा स्क्वायर था। अब क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान, अब देखो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 2, सॉरी की पावर क्या था 1/2, और इंटू 2 है तो 2। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज दैट E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो प्लस Q से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया इतना, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। अब जब पावर यहाँ से हटाया जाता है तो पावर हटता है, तो उसकी पावर कितना हो जाता है 1/2। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटने पे पावर कितना आ जाता है 1/2, तो हमने पावर 1/2 लगा दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो देखो 1/2 हमारा था और इंटू 2 था, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब हमारा क्या बच गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हमने लिख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। और यह जो E1 है यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए है, इस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q के लिए है। अब सेम ऐसे ही हम निकालेंगे किसके लिए, माइनस Q आवेश के लिए। तो अब देखिए अब कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ का मैं क्लियर कर देता हूँ ये। देखिए अब हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब यही चीज लिख देना, बस यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस Q, बाकी सेम चीज वही रहेगा। तो अब हम लिखेंगे अब माइनस Q के लिए, देखो माइनस Q के लिए जो पॉइंट P था इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था E2 था, और इस पॉइंट P से इस माइनस Q के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान, देखो यहाँ माइनस Q लिखा गया तो ये माइनस Q के लिए यहाँ दिखाया जा रहा है, तो माइनस Q के लिए हो जाएगा Q अपान, देखो दूरी कितनी है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर होता है तो टोटल का स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर होता है तो R मतलब दूरी कितनी हो गई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन। अब सेम चीज करना है, जब अंडर रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 और टोटल की पावर 2 है, तो फिर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब 2 से 2 क्या हो गया ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो यहाँ से एक चीज आप लोगों को क्लियर होता होगा कि इक्वेशन 1 में भी E1 का मान वही आया है जो इक्वेशन 2 में आया है, बस डिफरेंस क्या है कि इन दोनों की दिशाएं क्या है अलग है। देखिए कैसे, परिमाण इनका समान है, परिमाण का मतलब क्या है E1 और E2 के मान बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है विपरीत है, एक पॉजिटिव के लिए है तो दूसरा नेगेटिव के लिए, यानी एक प्लस के लिए जा रहा है तो दूसरा माइनस के लिए जा रहा है, यानी दोनों की दिशाएं क्या है एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों परिमाण में क्या है समान है। तो अब इसके बाद से हम लिखेंगे, अब इधर का हम मिटाते हैं, तब तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। E1 और E2 के मान आपस में क्या है बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है विपरीत है। तो अब किया क्या जाएगा, यह जो E1 और E2 घटक हैं इनको इस द्विध्रुव AB के लंबवत और समांतर घटकों में क्या किया जाएगा वियोजित किया जाएगा। तो अब कैसे होता है, अब इस फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ किनारे बनाते हैं, अब उसी फिगर में समझ रहे हैं तो उसको आराम से समझिएगा। देखिए अब नीचे वाले डाइपोल्स को कोई मतलब नहीं है, अब इसके समांतर और लंबवत घटकों में हमको क्या करना है इस E1 E2 को खंडित करना है। तो देखो अब इस फिगर को हम नीचे का भूलते हैं, अब इस पॉइंट P पे हम आते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट P है, यह क्या हो गया हमारा पॉइंट P हो गया, ठीक। अब पॉइंट P पे देखो हमारा क्या है E है, तो यह हमारा हो गया E हो गया, ठीक। अब इस E पे देखिए हमारा क्या है एक E1 है, दूसरा क्या है E2 है। तो देखो इस पॉइंट पे एक हमारा क्या हो गया E1 हो गया और दूसरा क्या हो गया
E2 हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा और थीटा। तो यह एंगल हमने बना लिया थीटा और यह एंगल हमने बना लिया थीटा। तो अब क्या कहा है कि E1 और E2 के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो इस E1 और E2 को इस द्विध्रुव AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, तो जब लंबवत और समांतर घटक में हम इसको तोड़ेंगे तो यह फिगर देखो हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब हमको किसमें डिवाइड करना है, एक लंबवत में और दूसरा समांतर में। तो देखो यह जो ई रेखा बता रही है यह बता रहा है समांतर घटक, और इसका लंबवत घटक कहाँ हो जाएगा, यह वाली रेखा हो जाएगी। यानी यह जो रेखा जा रही है देखो, एक ऊपर होगा और दूसरा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। एक कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, और यही हमारा क्या पॉइंट P है। तो देखो यह ई हमारा क्या है, क्षैतिज घटक है, और बिंदु P से जो ऊपर है वो हमारा क्या है, लंबवत घटक है। तो जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं तो चिन्ह परिपाटी में ऐसे बताया जाता है, ये प्लस होता है, यह माइनस होता है, यह प्लस होता है, यह माइनस होता है। तो देखो इसी पॉइंट पे हमारा P है, इसी पॉइंट पे क्या है हमारा P है, और इस पॉइंट P से इधर की ओर देखो हमारा क्या है, E1 और E2 है। यानी E1 और E2 के डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। यानी E1 E2 के मान यहाँ पे क्या है, एक ही है, और दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है। देखो यह माइनस है तो माइनस की तरफ ही हमारे क्या है, E1 और E2, और इसके ऊपर और इसके नीचे देखो पॉइंट P से ऊपर पॉइंट P से नीचे, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, और इन दोनों के मान क्या है, बराबर है, लेकिन दिशाएं इनकी क्या है, विपरीत है। तो हम जानते हैं कि जब लंबवत और समांतर घटकों में हम वियोजित करते हैं तो लंबवत घटक हमेशा क्या होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज घटक हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। इतना सबको पता होगा। तो देखो लंबवत घटक हमारा क्या होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस क्षैतिज घटक पे जो हमारा E है, यह E कितनी भागों में टूटा है, E1 और E2 में। तो इस पॉइंट P से भी जो लंबवत घटक होगा कितनी भागों में टूटेगा, दो भागों में, एक E1 में दूसरा E2 में। तो देखो E1 कहाँ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और E2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखो प्लस के लिए हमारा पॉजिटिव E1 था और माइनस के लिए हमारा निगेटिव E2 था। तो पॉजिटिव की तरफ हमने E1 को रखा और निगेटिव की तरफ E2 को रखा। देखो क्या कहा गया है, जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है उसी फिगर को हमने यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद यह जो E है यह क्षैतिज घटक, और यह क्या हो गया, लंबवत घटक। और यह लंबवत घटक हमारी क्या है, दिशाएं में विपरीत है लेकिन परिमाण में क्या है, समान है। तो देखो लंबवत घटक हमेशा क्या होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज घटक हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यह साइन थीटा अब दो खंड में टूटेगा, एक E1 साइन थीटा में और एक E2 साइन थीटा में। एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो यह जो E पे हमारा क्या था, कॉस थीटा। देखो क्षैतिज रेखा पे क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा पे यह जो E है यह कितने भागों में टूटा है, E1 और E2 में। तो कॉस थीटा भी दोनों के साथ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये फिगर समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी पे अब सारा डेरिवेशन होगा। तो इस फिगर को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे बनाया, और E1 और E2 के मान बराबर है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो इस E1 और E2 को इस द्विध्रुव AB के लंबवत और समांतर घटक में तोड़ने पर, तो देखो लंबवत घटक हमारा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, और क्षैतिज घटक हमारा क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्योंकि क्षैतिज घटक यही ना है, तो क्षैतिज घटक जो टूटा कितनी भागों में, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और दोनों का मान समान होने के साथ साथ दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है, दिशाएं भी अलग नहीं है। देखो दोनों दिशा किधर है, माइनस की ओर है, यानी यहाँ पे कहीं प्लस उलस नहीं है। तो दोनों की दिशाएं सेम है, लेकिन लंबवत घटक हमारे क्या है, विपरीत है। तो लंबवत घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, परिमाण में समान है, दिशाएं विपरीत है। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब इस फिगर को मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो अब इतनी बात देखने के बाद अब हम करेंगे
अतः अब क्या जाएगा, देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान होने के कारण इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यह एक दूसरे को क्या करेंगी, निरस्त कर देंगी। तो जब निरस्त कर देंगी तो अब हमारा क्या बचता है, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक हमारा क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो जब अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को हम सॉल्व करेंगे क्षैतिज घटक को, तो क्षैतिज घटक को अब सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है E इक्वल टू E1 cos थीटा। देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जैसा अभी तक हम लोगों ने करते आया है। तो E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ठीक, अब चूंकि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में देखिएगा उसमें E1 और E2 की मान क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि E1 इक्वल टू क्या है, E2 है, यानी या तो E1 के जगह पे E2 रखिए या तो E2 के जगह पे E1 रखिए, क्योंकि दोनों की मान क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से फिर लिखा जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस, अब इस E2 के जगह हम क्या रख देते हैं, E1, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E1 cos थीटा। अब देखो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 E1 cos थीटा। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। इसको हम मेथड फर्स्ट से बता दे रहे हैं, इसको 2 मेथड से मैं बता दे रहा हूँ। तो मेथड फर्स्ट यहाँ से बता दे रहा हूँ और मेथड सेकंड अभी इसके बाद से बता देते हैं। तो दोनों में जो आपको इजी लगेगा कर लीजिएगा। तो यह E1 cos थीटा हो गया, E2 cos थीटा, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 का मान E2 के बराबर है। तो E2 के जगह पे E1 या E1 के जगह पे E2, जहाँ पे जैसी आपको सुविधा लगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया E इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, cos थीटा का मान। तो अब cos थीटा का मान निकालेंगे। तो अब फिगर चूंकि इरेज कर दिए हैं, तो अब थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। यह माइनस था, यह प्लस था, यह पॉइंट P था, यह R था, यह R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यह था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यह था 2L, और यह था L, और यह था L। ठीक, और यह एंगल हमारा क्या था, थीटा। ये भी एंगल क्या था, थीटा। तो अब हम किसी एक ट्राइंगल को ले लेंगे, यह B है और यह A। तो किसी एक को ले लेंगे, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज PBO में, PBO में। अब PBO में किसका मान निकाला जाए, cos थीटा का मान निकाला जाए। तो PBO से हम निकाल देंगे cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार यानी बेस बटा, और क्या होता है, कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब कहा जाएगा, देखो cos थीटा इक्वल टू, देखो आधार, तो आधार हमारा क्या है, BO है। तो यहाँ पे लिख देंगे BO अपन, कर्ण कितना है, PB है, तो कर्ण लिख देंगे PB। या फिर cos थीटा इक्वल टू BO का मान देखो क्या है, L अपन PB का मान कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने cos थीटा का मान यहाँ से इक्वेशन से निकाल लिया। तो अब क्या कहा जाएगा, इस cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2E1। अब इस cos थीटा की जगह पे रखा जाएगा L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब देखो, अभी इक्वेशन फर्स्ट में E1 का मान कैलकुलेट किया गया था। तो अब यहाँ से हम रखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ से E1 का मान रखा जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू एल अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब सेम चीज कैलकुलेशन बहुत इजी वे में है, आप कहीं से आपको दिक्कत नहीं है। जो कंफ्यूजन होता है बस फिगर में ही होता है, फिगर समझ में आया होगा तो बाकी वैल्यू आप पुट करके आसानी से कर सकते हो। तो अब यहाँ से देखिए E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2l को साथ ले लेते हैं और इंटू कितना हो जाएगा Q अपान। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको जब पावर में हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 1/2। जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाता है 1/2। तो अब यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l अपान। देखो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो जब पावर जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 में जब 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2। 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब यहाँ से फिर कर दिया जाएगा, देखो E इक्वल टू 1/4πε, या ऐसे कर लो। अब यहाँ से हमारा इतना आ गया। तो अब जैसे कल कहा गया था कि जो डिस्टेंस हमारी r थी और जो डिस्टेंस हमारी l थी, तो r की अपेक्षा l क्या थी बहुत छोटा था, यानी l का मान अगर इतना रहा होगा तो r का मान इतना रहा होगा, तो यानी r की अपेक्षा l को हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, यानी l का मान वहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं रखता, यानी l पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी l का मान हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू, तो कल वाला जो कल हमने अच्छी स्थिति में ऐसे लिखा था R इज मच ग्रेटर देन L देन R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर टिल। अब इसके बाद से क्या कहा जाएगा द वैल्यू ऑफ L कैन बी नेग्लिजिबल, यानी जो L का मान है वह क्या है नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी नगण्य हो जाएगा। तो जब नगण्य हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू कितना हो जाएगा 2l अपान। अब L का मान जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा R स्क्वायर, तो यहाँ R स्क्वायर और पावर कितना है 3/2 है, तो देखो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से बच जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l और अपन कितना हो जाएगा R का क्यूब। अब यहाँ से लिखेंगे सच दैट वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P, वह P इक्वल टू होता है Q इंटू कितना होता है 2l। तो अब Q इंटू 2l के जगह पे हम क्या रख देंगे P रख देंगे, तो P इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा P अपान R क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब अगर कहता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म यहाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, यानी इसका जो सदिश रूप होगा वह हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस P अपान R क्यूब। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा जा रहा है, आप लोग कहोगे कि सर कल जब आप वेक्टर फॉर्म लिखे थे तो माइनस नहीं लगाए थे, आप कहे थे क्योंकि द्विध्रुव का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी तो द्विध्रुव है, यहाँ पे भी तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, उससे पता चल जाता है कि द्विध्रुव है। तो चूंकि माइनस यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो सेकेंड फिगर देखा गया है उसमें हमारा
प्लस और माइनस से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल हो जा रहे थे, तो एक साइड में हमारे cos थीटा मिल रहे थे, और वह cos थीटा किस एंगल में था, हमारा माइनस में था, यानी माइनस में आया होगा तो किधर से आया होगा, प्लस से माइनस में आया होगा। तो जो रीजन हमारा है cos थीटा का वो कहाँ पे स्थित है, माइनस में है। इस वजह से हम यहाँ पे साइन क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं कि प्लस वाले रेंज से हमारे वैल्यू कैंसिल हो गए थे, माइनस वाले रीजन से हमको मिला था, तो वहाँ पे ये डायरेक्शन उसका बता देगा कि कहाँ पे था, माइनस वाले काउंटेबिलिटी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, इसमें डिराइव करना था। तो इसमें अगर कहीं समस्या रही होगी या होती होगी तो आप निसंकोच फिर से पूछिएगा, बता दिया जाएगा। अब चूंकि यह पहला मेथड मैंने बता दिया, सेकंड मेथड सारा प्रोसेस वही है, बस फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश कर लीजिएगा घर पे। देखो जो मेथड सेकंड इसका है, मेथड सेकेंड, तो मेथड सेकेंड सेम चीज है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया गया है, वहाँ पे फार्मूला है कि E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि दोनों परिणामी हैं तो दोनों का जब हम दोनों हमारे क्या है, परिणामी E के वेक्टर वियोजन में है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा परिणामी निकल जाता है। तो उस फार्मूले पे भी निकाल सकते हैं। और क्लास 11th में आप लोग एक फार्मूला पढ़े रहे होंगे कि परिणामी वेक्टर R, तो वहाँ पे फार्मूला बताया गया रहा होगा कि जो R होता है इक्वल टू अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये फार्मूला क्लास 11th में आप लोग वेक्टर में बताया गया रहा होगा कि रिजल्टेंट ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो अब देखो जहाँ PQ है, इस PQ की जगह पे हमारा क्या दिया है, E1 और E2 दिया है। जहाँ P और Q है उसके जगह पे क्या दिया है, E1 और E2। तो अब इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, और जहाँ R है तो R के जगह पे हमारा रिजल्टेंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस R के जगह पे हम क्या लिख देंगे, E इक्वल टू अंडर रूट में P के जगह पे क्या है हमारा E1, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 का स्क्वायर, और Q के जगह पे क्या है E2, तो यहाँ पे लिख देंगे E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा था तो cos थीटा हमने लिख दिया। तो चूंकि यहाँ पे जो एंगल है वह एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देख लीजिए। देखो अभी जब फिगर यहाँ बनाया गया है तो ऐसे फिगर था, यहाँ पे ये थीटा था, यह थीटा था, यह E1 cos थीटा था, और यह हमारा E2 cos थीटा था, और यह हमारा E था। तो अब क्या कहता है कि देखो अब हमको क्या निकालना है, E1 और E2 के बीच का जो एंगल है, यह थीटा क्या होता था, E1 और E2 के बीच का एंगल। तो देखो E1 और E2 के बीच का जो एंगल, तो देखो E1 से इस E के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और E2 से इस के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो टोटल की बात किया जाएगा तो थीटा और थीटा मिलके कितना हो जाएंगे, 2 थीटा। देखो यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल E1 और E2 के बीच कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो बस अब कर क्या देना है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 थीटा, बस कहीं से और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब जब इधर का अंडर रूट हटाएंगे और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 2 थीटा। क्लियर है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से E1 और E2 के मान हमारे क्या थे, सेम थे। तो अब यहाँ से लिख देंगे सच दैट E1 इक्वल टू क्या, E2। तो E स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस, अब इस E2 के जगह पे हम क्या रख देते हैं, E1, तो हो जाएगा फिर E1 का स्क्वायर प्लस 2। अब E1 है तो E1, अब इस E2 के जगह पे हम E1 रख देते हैं तो E1 हो गया, और cos 2 थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है। अब देखो 2E1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो E स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा cos 2 थीटो। अब हम जानते हैं कि cos 2 थीटो बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फार्मूला होता ही है। तो E स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2e1 का स्क्वायर और 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा की जगह पर हम रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 में 2 का करेंगे 4 e1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इन दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर हो जाएगा e का स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंडर रूट में 4 e1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e इक्वल टू, इसको बाहर करेंगे तो 2, इसको बाहर करेंगे तो e1 और कॉस स्क्वायर को बाहर करेंगे तो कॉस 2 थीटा। अब देखो यह जो है e इक्वल टू 2e1 कॉस थीटा, आपको इसके पहले जो मेथड फर्स्ट बताया गया है उसमें एक पॉइंट पे ये आया था कि 2e1 कॉस थीटा, फिर हमने फिगर से कॉस थीटा का मान निकाला था यल अपन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और e1 का मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर रखा गया था। तो हमारा डेरिवेशन आ गया था। तो ये इतना प्रोसेस आप सेकंड मेथड में करके इतना भी कर सकते हैं, या तो इसको फार्मूले को लगाइए या तो उस फार्मूले को लगाइए। यहाँ तक पहुँचने के बाद दोनों का प्रोसीजर सेम होगा। अब अगर इसमें से कहीं किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके पूछिएगा। एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें कहा गया कि डायपोल को परावैद्युतांक के में रखा गया, तो जहाँ पे हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है वहीं बगल में कैपिटल के लेते चलिएगा और लास्ट में जाके लिख दीजिएगा यदि यह निर्वात और वाई में स्थित हो तो k का मान 1 होता है। तो k का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -p/r³, तो वो हमारा उतना आ जाएगा। तो अब चूंकि हमारा ध्यान नहीं पड़ा है, हम डायरेक्ट करते चलेगा, के नहीं लिखे हैं। तो अगर आपकी इच्छा करती है तो आप के लिख के आपको नोट्स में मिलेगा, तो उसका ये मतलब परावैद्युतांक में रखा गया है तो वह कैपिटल के है, और कैपिटल के का मतलब क्या है निर्वात और वाई, और निर्वात और वाई का मतलब के का मान 1 हो जाएगा। तो जब 1 रख देंगे तो फार्मूला आपका वही आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है, नोट्स पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने भी पढ़िए, मेहनत करिए, और उसके बाद से अगर सब कुछ बेटर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के देता रहूँगा और आप लोगों की मैं पूरी मदद करता रहूँगा। आप लोगों को कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। और जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उस लेक्चर की जो भी PDF है, इस वीडियो के हर वीडियो के, मतलब इसी वीडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता रहेगा। आप वहाँ से लिंक ओपन करके आप PDF पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, और कहीं से कोई समस्या होती है तो निसंकोच आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका उसका जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद से आज का टॉपिक यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर कल शुरू किया जाता है, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टू बी कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।